मैं जैसे ही अपने बंगले में दाखिल हुआ, हॉल में दाखिल होते ही मेरी नज़र अपनी छोटी बहन राबेल पर पड़ी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आकर मुझसे गले मिली थी। मैंने उसे देखते ही कहा, कैसा है मेरा बच्चा? मैंने उसे माथे पर बोसा देकर पूछा। फर्स्ट क्लास, वो भी मुस्कुरा कर बोली। कहाँ है तुम्हारा शौहर, अकेली आई हो क्या? मुझे बस वही नज़र आ रही थी। कहने लगे, यूसुफ अभी ऑफिस से वापस नहीं आए थे। मैंने कहा, ओके, कर लेते हैं तुम्हारे यूसुफ से भी बात। अब आई हो तो डिनर मेरे साथ करके जाना। वो कहने लगी, आलिम भाई, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा, बोलो बच्चे, क्या कहना है? मैं उसे साथ लगाए सोफे पर लाकर बैठा चुका था। कहने लगी, मेरा और यूसुफ का इंग्लैंड जाने का वीज़ा लग चुका है और हम 2 महीने के लिए जा रहे हैं। उसके चेहरे पे बेतहाशा खुशी थी। मैंने कहा, डेट्स वेरी गुड। पैसों की ज़रूरत है क्या मेरे बच्चे को? बताओ कितने पैसे चाहिए? 50 लाख अकाउंट में डालवा देता हूँ। खूब एंजॉय करना, शॉपिंग करना। अगर पैसों की ज़रूरत हो टेंशन मत लेना, मैं भेज दूँगा। वह मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। नहीं आलिम भाई, पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा भाई मेरे कहे बिना मुझे सब कुछ दे देता है। मुझे कभी उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। मैंने कहा, तुम मेरी जान हो, समझी? वह कहने लगी, भाई एक्चुअली, ये कहकर चुप हो गई। मैंने कहा, राबेल, अब मुझे कहते हुए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। कहो, मेरे बच्चे की क्या बात है? वह कहने लगी, आप तो जानते हैं यूसुफ की फैमिली में बस उसकी एक छोटी बहन ही है और उसके कॉलेज में पेपर होने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूसुफ उसे अकेली घर पर नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं सोच रही थी। मैंने कहा, हाँ बोलो। राबेल, उसने गला साफ किया। फिर कहने लगी, भाई आप उसे यहाँ रख सकते हैं, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। वैसे भी ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहेगी। जब तक हम वापस ना आ जाएं वो यहीं रहेगी, प्लीज़। वह धीमे लहजे से बोली। मैं कुछ देर सोच में पड़ गया। दरअसल मेरा मिजाज कुछ अजीब किस्म का था। मैं अपने घर पर किसी भी अजनबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई मुझसे फालतू बात करे या मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ कहे या करे, मुझे 1 सेकंड से पहले गुस्सा आता था। और राबेल मेरे मिजाज से वाकिफ़ थी और जिसे वो रखने का कह रही थी, राबेल की इकलौती ननद थी। ससुराली रिश्ता था और मैं शायद उसे बर्दाश्त ना कर सकता। राबेल कहने लगी, प्लीज़ आलिम भाई। मैंने कहा, ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उस लड़की को समझा देना कि मुझे बहस करने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। उसे मेरे मिजाज के मुताबिक रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंप्रोमाइज़ की आदत नहीं है। वो कहने लगी, ओके, मैं उसे समझा दूँगी, लेकिन आपको पता है ना, वो भी यूसुफ की इकलौती बहन है और मेरी नंद है। बस आप उसे किसी बात पर डांटिएगा नहीं। मैंने कहा, मैं उसे क्यों डांटने लगा? वैसे भी मेरे ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरता है और फिर मीटिंग। डोंट वरी स्वीट हार्ट, फिक्र मत करो। अब ये बताओ कि तुम्हारी फ़्लाइट कब की है? वह कहने लगी, बस परसों की, और मैं कल शाम को यमनी को यहाँ छोड़ जाऊँगी। मैंने कहा, ओके, उसे गेस्ट रूम में ठहरा देना। राबेल खुश हो चुकी थी। रात का खाना जब टेबल पर लगाया गया तो यूसुफ भी आ चुका था। राबेल उसे बताने लगी कि यमनी की आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, वो यहाँ रह लेगी। बहरहाल यूसुफ ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि तुम शुक्रिया अदा करते फिरो। खाना खाने के बाद यूसुफ और राबेल जा चुके थे। अगले रोज़ उसकी ननद कब आई मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऑफिस के बाद मेरी एक अहम मीटिंग थी। मीटिंग से फारिग होने के बाद जब मैं घर आया तो काफ़ी थक चुका था। रात के 10 बज चुके थे। खाना मैं खा कर आया था और मुलाजमीन मुझे देखते ही अलर्ट हो जाते थे। आलिम साहब, खाना गर्म करें? मैंने कहा, नो, मैं खा कर आया हूँ, बस सोना चाहता हूँ, 1 गिलास दूध दे देना मुझे। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। कोट उतार कर एक तरफ फेंका, अलमारी से अपने नाइट सूट निकाला और शावर लेने के लिए वॉशरूम चला गया। शावर खोलकर जैसे ही शावर के नीचे खड़ा हुआ, एक औरत की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। लहरा के बल खा के लहरा के, आग लगा के, दिलों को जला के। वो धीरे धीरे कुछ गा रही थी। मैंने अपना शावर बंद किया तो बराबर वाले वॉशरूम से शावर की आवाज़ भी आ रही थी, साथ गाना भी गाया जा रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त बराबर वाले कमरे में कौन है, वो भी एक लड़की। मैं भूल चुका था कि राबेल की ननद मेरे घर पर मौजूद है। इस वक्त अपने वॉशरूम के बराबर के वॉशरूम में शावर की आवाज़ के साथ गाना सुनकर मेरा माथा ठनका था। ये कौन थी?
वो मेरे घर पर बिना मेरी इजाज़त के मेरे ही बराबर वाले कमरे की वॉशरूम में नहा रही थी, साथ साथ गाना। मैंने टॉवल कोट पहना और वॉशरूम से बाहर आया, टॉवल कोट की ब्लेड बांधी और कमरे से बाहर आ गया। बाहर वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी मुझे कमरे से गाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं दरवाज़ा खटखटाया तो उसका फटा स्पीकर बंद हुआ था। कहने लगी, यस कौन है? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। मुझे हैरत ये थी कि ये लड़की कौन है और इस वक्त मेरे घर में मेरे कमरे में क्या कर रही थी। वो कहने लगी, अच्छा 2 मिनट। उसके बाद पूरे 2 मिनट बाद उसने दरवाज़ा खोला। एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी थी, गीले बालों तौलिए से साफ कर रही थी। मुझे देखते ही उसने अपने आबरू उचकाए, जैसे ही पूछ रही हो कि कौन हो तुम। फिर मुझे टॉवल कोट में देखकर नज़रें चुरा गई। मैंने, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो कहने लगी, आपको नहीं पता? मैंने कहा, नहीं, मुझे कैसे पता होगा, कौन हो तुम? कहने लगी, मैं राबेल भाभी की ननद हूँ। आपको याद नहीं, यूसुफ भाई की मेहंदी पर मेरे हाथ उपटन से गिर गया था आपके ऊपर और आपकी सफ़ेद शलवार कमीज़ का पेड़ा गर्क हो गया था और फिर आपने बिना लिहाज मुझे डांटा था। उसकी याद दिलाने पर मुझे नए सिरे से इस लड़की पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, अच्छा तो तुम वही हो। इस वक्त तो मुझे ये तक नहीं पता था कि यूसुफ की बहन है। जी मैं वही हूँ। और कोई इंट्रोडक्शन चाहिए आपको या फिर मैं सो जाऊँ? मैंने कहा, नहीं, आप सो सकती हैं। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। बड़ी बदतमीज़ किस्म की ननद थी राबेल की। पहली ही नज़र में मुझे वो लड़की ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। पहली बार मेरा टकराव उस राबेल की मेहंदी पर ही हुआ था। यूसुफ के वालिदैन हयात नहीं थे, इसलिए राबेल के रिश्ते की बात मैंने खुद यूसुफ से डायरेक्ट की थी। वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, देखने में बहुत अच्छा और शरीफ था, तो मैंने खुद ही अपनी बहन के रिश्ते की बात की। वह मान गया क्योंकि मेरे पास उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और वो मेरी इज्जत भी बहुत करता था। मेरे सामने नज़रें तक नहीं उठाता था और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते थे जो मेरे सामने झुक कर बात करें। आप मुझे थोड़ा सा खुदसर कह सकते हैं। घमंडी लफ्ज़ भी मेरे मिजाज पर बिल्कुल सेट होता था क्योंकि बिजनेस की दुनिया में अपने नाम का वाहिद शख्स था। मेरे सामने कोई भी मेरे मुकाबले टिक नहीं सकता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आप ये भी समझ सकते हैं कि यूसुफ आज जिस मुकाम पर था मेरी वजह से था। मुझे पहले ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था। शरीफ था, हर बात पर जी जी करने वाला। उसने मेरे बिजनेस में पैसे भी बहुत कम इन्वेस्ट किए थे, लेकिन मुझे वो राबेल के लिए अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर बिजनेस किया और उसे फ़ायदा भी बहुत पहुंचाया क्योंकि मैं शुरू से सोच चुका था कि उसे ही अपना बहनोई बनाऊंगा। ये बात यूसुफ भी जानता था कि उसके चंद लाख लेकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी वजह से वो बहुत अमीर हो चुका था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी पहली मुलाकात इस कपटी लड़की से यूसुफ की मेहंदी पर हुई थी। मेहंदी का एक ही फंक्शन था और सब इंतज़ाम मैंने ही कराया था। बहुत शानदार किस्म की मेहंदी थी। मैंने राबेल की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये रस्म उमूमन लड़कियों की होती है, लेकिन मैं अपनी बहन पर जान निछावर करता था, इसलिए यहाँ पर उसकी दोस्तें और ससुराली रिश्तेदार उसे मेहंदी और उपटन लगा रहे थे। मैं वहाँ पहुँच चुका था। देखना चाहता था कि वो कितनी खुश है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ एक लड़की आंधी तूफान की तरह से बाहर की तरफ भाग रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ वह मुझसे बुरी तरह से टकराई थी और उपटन से भरे हाथों में पकड़ा उपटन से भरा प्याला सब कुछ मुझ पर गिरा चुकी थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगी, ओह सॉरी। मैंने कहा, आप अंधी हैं, तमीज़ नहीं है, आपको अंदाज़ा है आपने मेरे इतने महंगे सूट का क्या हाल किया? कहने लगी, मैं सॉरी कह तो रही हूँ। मैं कहा, सॉरी कहने से क्या होगा, मेरे कपड़े ठीक हो जाएंगे। मेरा बस नहीं चल रहा था, उस लड़की का हशर बिगाड़ के रख देता। राबेल मेरे गुस्से से वाकिफ़ थी, इसीलिए मेहंदी लगे हाथों से ही मेरे पास आ गई। कहने लगी, भाई जाने देना, इसे कौन सा जानबूझ के गिराया है, आप चेंज कर लें। मैंने राबेल को गुस्से से देखा था। पता नहीं कैसे मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त किया था। दोबारा मुझे घर जाना पड़ा, कपड़े बदल कर आने पड़े। फिर मैं वापस हॉल में आया था, लेकिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। अपनी ही बहन की मेहंदी को मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया था, सिर्फ इस लड़की की हमाकत की वजह से। मैं नहीं जानता था कि ये राबेल की ननद है। बहरहाल वो लड़की मजबूरन मेरी जिम्मेदारी थी। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो वह यूनिफॉर्म में मलबूस टेबल पर पहले ही मौजूद थी। मुझे देखकर उसने सलाम किया था।
मैंने मरा हुआ जवाब दिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। जल्दी से मुलाजिमा मेरे पास आई, मेरे सामने प्लेट रख दी, मुझे आमलेट और ब्रेड रख कर दी, मेरे कप में चाय डालने लगी। वो मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। मैं ऐसे ही था, आज तक मैंने पानी का एक गिलास भी खुद उठकर नहीं पिया था। सब मेरे सामने पेश होता था। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो झट से उसने नज़रें झुका लीं और अपना नाश्ता करने लगी। मैंने कहा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? मेरी बात सुनकर कहने लगी, 3rd ईयर में। मैंने कहा कि लगता है गाने गाने में बहुत शौक़ है तुम्हें। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ज़रा वॉल्यूम कम रखा करो क्योंकि साथ वाला कमरा मेरा है और तुम्हारे वाशरूम में मेरे वाशरूम में बस एक दीवार का फ़र्क है। मुझे गला फाड़ कर गाना गाने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर कई बल पड़े थे। पता नहीं क्या बड़बड़ाई थी। मैंने कहा, कुछ कहा तुमने? कहने लगी, नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपने मोबाइल से कॉल की, हाँ ड्राइवर अंकल कब आएंगे? आपको पता है ना, मुझे पूरे 8 बजे पहुंचना होता है। हाँ बस जल्दी पहुँचे। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा, किसे फ़ोन किया तुमने? कहने लगी, आपसे मतलब। इसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया। मेरे घर में रह रही थी, मेरा ही खा रही थी और मुझे ही पूछ रही थी कि मुझे क्या मतलब। मैंने कहा, देखो लड़की। कहने लगी, मेरा नाम यमनी है, लड़की नहीं। मैंने लापरवाही से कहा, व्हाट योर? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कहने लगी, मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, मुझे कॉलेज जाना है। बड़ा तनक कर उसने जवाब दिया था। मैंने कहा, घर में मेरी गाड़ी के अलावा 3 गाड़ियाँ और मौजूद हैं और 3 ड्राइवर भी हैं। तुम जब बाहर जाओगी तुम एक ड्राइवर तुम्हें बिल्कुल रेडी मिलेगा। वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक छोड़ देगा और रिसीव भी कर लेगा। कहने लगी, मैंने नहीं जाना है जब मेरा ड्राइवर है। मैंने कहा, देखो मुझे बहस करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। तुम इस घर में रह रही हो तो तुम्हें यहीं के उसूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो कहने लगी, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं भाई को किस चीज़ का वहम था। क्यों समझते हैं कि मैं बच्ची हूँ? मैं अकेले भी अपने घर में रह सकती थी। काफ़ी मुंह फुला हुआ था, जैसे कि मेरी बातें उस पर नागवार गुजर रही थी। तो गुजरती रहे। मैं नाश्ता कर चुका था। मैंने कहा, बाहर ड्राइवर मौजूद है, ड्राइवर के साथ जाओगी, ड्राइवर के साथ वापस आओगी। ये कहकर मैंने नैपकिन से अपने होठों के किनारे साफ किए थे, उसे टेबल पर ही बेनियाजी से फेंका और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं वापस जाता हूँ, ड्राइवर को कह कर जाऊँगा। कहने लगी, जी नहीं, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ही ड्राइवर के साथ जाऊँगी और वो पहुँचने वाला है। उसके बाद फिर मेरे कदम रुके थे। मैंने अपनी जेबों में हाथ डाला और बिल्कुल उसकी कुर्सी के पास खड़ा हो गया। वो चाय का आखिरी घूंट भर रही थी। मैंने कहा, देखो जब तक तुम यहाँ हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम कहाँ जाओगी, किसके साथ जाओगी, उसका फैसला मैं करूँगा। तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाभी यहाँ तुम्हें मेरी जिम्मेदारी में सौंप कर गए हैं, इसलिए जब तक यहाँ हो तब तक वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ। मुझे बार बार अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है। माथे पर बल डाले बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। जैसे ही मैंने पलटा, मेरे कानों ने एक लफ्ज़ सुना था, विलन। मैंने पलटकर उसे देखा। मैंने कहा, कुछ कहा तुमने? कहने लगे, नहीं, मेरी क्या मजाल जाए। पता नहीं किस बात पर तपी पड़ी थी। मैं अपने ऑफिस चला गया। ड्राइवर का नंबर मेरे पास था। मैंने फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा, उस लड़की को तुमने कॉलेज छोड़ दिया? कहने लगा, जी साहब, जी छोड़ दिया। मैंने कहा, छुट्टी के वक्त उसको जाकर ले लेना और घर छोड़ देना। कहने लगा, ओके सर। कुछ देर बाद मेरी मीटिंग थी और मैंने एक शानदार होटल के रेस्टोरेंट में करनी थी। मीटिंग दोपहर के टाइम थी। मैं जब मुकर्रर वक्त पर पहुंचा तो क्लाइंट पहले ही बैठे हुए थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए। मैंने कहा, प्लीज़ हैव यू सीट, और बैठ गया। मैं उनसे डील करने लगा जब एक शोर मुझे मेरे कानों में गूंजा था। बेसाख्ता मेरी नज़र रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ वही लड़की अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई थी और एक टेबल पर सब बैठ गईं। चलो यमनी, इस बार बिल तुम पे करोगी, तुम्हारी टर्न है। वह कहने लगी, ओके ऑलराइट, चलो जल्दी से ऑर्डर करो, जो भी करना है। उसने शायद मुझे अभी तक देखा नहीं था। बहरहाल मैं दोबारा से अपनी मीटिंग में मसरूफ़ हो गया। वो आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ जैसे वो कॉलेज के चौकीदार को उल्लू बनाकर बिना किसी इनको इन्फॉर्म किए कॉलेज से बाहर आई हैं और इस बात को अपना बहुत बड़ा कारनामा समझ रही थी। और ये सब कुछ इस यमनी नामी लड़की ने किया था, क्योंकि लड़की उसकी दाद दे रही थी कि तुम पर तो सब कुछ ख़त्म है, या तुम जो चाहे कर सकती हो। और वो अपना फर्जी कॉलर उठा रही थी। कहने लगी, देख लेना मैं कैसे चौकीदार चकमा दे गई।
तुम लोगों को लेकर आई, पता है, यूँ कॉलेज से भागकर एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। साथ साथ वो बर्गर खा रही थी, साथ साथ अपना कारनामा बता रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, उस लड़की को शर्म नहीं आती, यूँ सबको धोखे देकर कॉलेज से भागकर यहाँ बैठी खाना खा रही हैं। एक लड़की हंसने लगी, कहने लगी, वो चौकीदार तो अभी तक ये सोच रहा होगा कि तुम्हारी दादी मर चुकी है और तुम रो रही होगी। वैसे ये बताओ यमनी कि ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ जाते हैं 1 मिनट के अंदर, वो भी झूठ के। वो कहने लगी, बस आ जाते हैं, जल्दी से खाओ, मुझे कॉलेज वापस जाना है। उसकी दोस्त कहने लगी, क्यों कॉलेज जाना है, क्या ज़रूरत है, यहीं से सीधा घर चली जाओ। कहने लगी, नहीं, वो विलन है ना, उसका ड्राइवर लेने आएगा। शायद मुझे विलन कह रही थी। मेरे हाथों में शीशे का गिलास था और मैंने इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि मुझे लग रहा था टूट जाएगा। एक तो मैं उस लड़की की जिम्मेदारी ले चुका था, अगर अपनी बहन से वादा ना किया होता तो मुझे कोई परवाह नहीं थी वो कहाँ जाती और कहाँ नहीं। लेकिन मुझे विलन कहने वाली कौन होती है। मेरे इस रंगे शख्सियत पर लड़कियां मरती थी। मुझे अपने लिए ये नाम बहुत बुरा लग रहा था। बहरहाल मैं चुप था, क्योंकि अभी तमाशा नहीं चाहता था। वो खा पी कर जा चुकी थी। मैंने ड्राइवर को कॉल की। मैंने कहा, उस लड़की को कॉलेज लेने जाओगे? कहने लगा, जी साहब, लेकिन अभी तो वक्त नहीं हुआ। मैंने कहा, मत जाना, उसे पिक करने मैं जाऊंगा। बहरहाल मीटिंग से फारिग होकर मैं सीधा उसके कॉलेज पहुंचा था। ड्राइवर से पूछ चुका था कि वो किस कॉलेज में पढ़ती थी। छुट्टी हो चुकी थी और वो शायद ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। मुझे सामने देखकर पहले तो अचंभे में आई। शायद उसे तौका नहीं था कि मैं उसे लेने आ सकता हूँ। फिर वही बल उसके माथे पर सज गए। अपने दोस्तों से बाय करते हुए वो गाड़ी तक पहुँची थी। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी। मैंने कहा, आके बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। कहने लगे, ड्राइवर मुझे लेने आ जाता, आपने जहमत क्यों की? मैंने कहा, मैं तुम्हें गालिबन पहले भी समझा चुका हूँ कि मुझे बहस पसंद नहीं, आगे आकर बैठो। उसने मुझे घूरती हुई नज़रों से देखा था। कहने लगी, जी नहीं, मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं आपके साथ फ्रंट सीट पर बैठूं। मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन? वो कहने लगी, फ्रंट सीट पर इंसान सिर्फ अपने महरम के साथ बैठा अच्छा लगता है। तो आप मेरे भाई हैं ना मेरे शौहर, मैं भला क्यों बैठूं, मैं पीछे ही बैठूंगी। यह कहकर वो बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद किया। मैंने गाड़ी काफ़ी स्पीड में चलाई थी, इतनी स्पीड में कि वो बुरी तरह से घबरा के रह गई थी। कई बार मेरी गाड़ी सामने वाली गाड़ियों से टकराते टकराते बची थी, यूँ जैसे अभी टकरा जाएगी। चंद सेकंड का फ़र्क था। उसकी हवाइयाँ उड़ के रह गई थी और मैं यही चाहता था, क्योंकि उसे हर बार ये लगता अब मैं गाड़ी कहीं ना कहीं मार दूँगा। वो अच्छी खासी डर गई थी। बंगले के अंदर गाड़ी मैंने जैसे ही खड़ी की, मैंने अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और पीछे का दरवाज़ा खोला। अभी भी वो उड़ी हुई रंगत के साथ बैठी हुई थी। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर निकाला। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लाउंज में ले जाकर मैंने उसकी कलाई छोड़ी। मैंने कहा, आज के बाद अगर तुमने कॉलेज से आधी छुट्टी की और चौकीदार को बेवकूफ़ बनाकर बाहर निकलकर अय्याशियाँ की तो याद रखना, मैं गुस्से का बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से आंखें फैलाए देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? इस बार वो कुछ नहीं बोली। मैं कहा, चली जाओ अपने कमरे में। शायद इस बात पर हैरान थी कि मैं इस किस्म की एक्टिविटी से वाकिफ़ कैसे हुआ। ये तो शायद महज एक इत्तेफाक था, वरना वो पता नहीं कब से ये सब कुछ कर रही थी। मेरी बहन राबेल, जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था, आज तक उसने ये जुर्रत नहीं की थी। जुर्रत तो बहुत दूर के बाद उस तो ज़हनो गुमान में भी कहीं ये नहीं गुजरा होगा। और ये लड़की, गुस्सा मुझे यूसुफ पर भी था। इतनी आज़ादी दे रखी थी उसने, ये लड़की मुंह उठाए कॉलेज के नाम पर जहाँ मर्जी जाए फिरे। बाखुदा ये मेरी बहन होती तो मुझे वक्त से पहले घर पर देखकर मुलाजिमीन हैरान थे। मुलाजिमा मेरे पास आई, कहने लगी, साहब जी, खाने का टाइम हो गया है, मैं खाना लगा दूँ? मैंने कहा, नहीं, मैं बस वापस वो ऑफिस जाऊँगा। यह कहकर मैं आगे बढ़ा, लेकिन फिर तो दोबारा से मैंने पिछली जानिब पलट कर मुलाजिम से कहा, देखो, इस लड़की का ख्याल रखना, मेरी इजाज़त के बगैर ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये बात मैं इतनी बुलंद लहजे में कही थी कि कमरे में बैठी यमनी भी अच्छे तरीके से सुन सकती थी। मैं वापस अपने ऑफिस चला गया। वापसी पर जब घर आया और अपने डिनर के लिए बैठा तो वो लड़की नहीं थी। मैंने मुलाजिमा से कहा, उस लड़की को बुलाओ, डिनर करें। मुलाजिमा कहने लगी, वह कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है
वो साहब जी उन्होंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा मेरी प्लेट भी खाना डालें। उसने मेरी प्लेट में खाना डाल दिया। मैं खाना खाने लगा। वो लड़की मुझे किस बात की अकड़ दिखा रही थी, ये मेरी अकल से बाहर था। बहरहाल नहीं कुछ खाया तो ना खाए मेरी बला से। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मुलाजिमा से कहा कि मुझे एक कॉफ़ी बना दो। मैं अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया था। कॉफ़ी पी चुका था। अब मेरी एक बहुत अहम मीटिंग थी और इसको रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रहा था। जब मुझे लगा जैसे किचन में कुछ आहटें सी हो रही थी। हालांकि मुलाजिमीन रात को एंट्रेंस में जा चुके थे। अंदर के हिस्से में सिर्फ मैं होता था। पानी का जग, गिलास, सब कुछ मुलाजिमा मेरे कमरे में रख देती थी। इसलिए मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं रात के टाइम किचन में जाऊं। और ना ही आज से पहले ऐसी आहटें मैंने सुनी थी। मैंने लैपटॉप के एक साइड पे रखा था और कमरे से बाहर निकला और आहिस्ता से मैं किचन में गया था। किचन की लाइट जल रही थी और वो लड़की किचन के गोल मेज़ के पास बैठकर खाना खा रही थी। मुझे देखकर उसका निवाला हाथ में ही रुका था। मैं चलते हुए उसके पास आ गया और नजरें चुरा गई। मैंने कहा, उल्लू हो तुम। कहने लगी, अब क्या खाना, आपकी मर्ज़ी से मैं खाऊंगी। मैंने कहा, वक्त पर क्यों नहीं खाया। कहने लगी, भूख नहीं थी, अब भूख लगी है और मुझे जब भूख लगती है मैं तब खाती हूँ। अपने घर में भी मैं ऐसे ही खाती हूँ, कभी रात के 3 बजे, कभी रात के 4 बजे। यूसुफ भाई ने कभी भी टोका नहीं था। मैंने कहा, बहुत सर चढ़ा रखा है तुम्हारे भाई ने तुम्हें। राबेल को देखा है तुम, कितना डिसिप्लिन है उसके अंदर, वक्त पर खाती है, उसकी हर चीज़ की रूटीन है। कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ घड़ी के सुइयों के साथ चलती है, लेकिन मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मुझे आज़ादाना सांस लेना और आज़ादी से ज़िंदगी जीने का शौक़ है। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मुझे जब भूख लगती है मैं तब मैंने कहा, खाते हुए का हाथ रुकना बुरी बात है, इसलिए आज खा लो, लेकिन कल अगर तुम टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाओगी तो रात को किचन में चूहों की तरह आने की ज़रूरत नहीं है, भूखी रहना। मेरी बात सुनकर शायद उसे मज़ीद गुस्सा आया था। कहने लगी, मैं यूसुफ भाई से बात करूँगी, उनसे कहूँगी मुझे नहीं रहना आपके घर पर। अरे घर है या कोई कैद खाना। 8 बजे नाश्ता करो, दोपहर का खाना 1 बजे खाओ, शाम की चाय सिर्फ 5 बजे मिलेगी, रात का खाना 9 बजे लगेगा। जैसे इंसान ना हो गए, कैदी हो गए। मैं कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मैं अकेली रह सकती हूँ और घर में मुलाजिमीन भी तो हैं। पता नहीं भाई ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। मैं उसे ही देख रहा था, बड़े तपे हुए अंदाज से बात कर रही थी। मैंने कहा, शौक़ से बात करो, अगर तुम्हारा भाई इजाज़त देता तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। बल्कि ऐसा करो कि यूसुफ से पूछते बिना ही चले जाओ। यह सुनकर वो खुश हो गई थी। जान गई थी कि अगर यूसुफ से पूछती तो वो इजाज़त नहीं देता, और मैंने भी जानबूझकर ये कहा था। मैं किचन से वापस अपने कमरे में आकर सो गया। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस से वापस आया तो पता चला कि वो अपने घर जा चुकी है। मुलाजिमा कहने लगी, मैंने बहुत कहा कि पहले आपसे पूछ लें, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, उन्होंने खुद इजाज़त दी है। मैंने कहा, हाँ मैंने खुद कहा था। अपने कमरे में आते ही मैंने फ़ोन किया। यस सर, कहिए। मैंने कहा, मैंने शाम को कुछ बताया था तुम्हें। कहने लगा, जी सर, मैं समझ गया। मैंने कहा, रात को उस लड़की को इतना डराना कि खौफ के मारे उसकी आधी जान निकल जाए। समझ रहे हो ना तुम। कहने लगा, यस सर। मैंने कहा, देखो, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसे कुछ छुएगा भी नहीं, हाथ में नहीं लगा सकता। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात के 3 बजे मुझे यूसुफ की कॉल आई थी। मैंने फ़ोन उठाया। मैं आधी नींद में था। वो बेहद परेशान था। कहने लगा, आलिम भाई, यमनी का क्या, वो आपके घर पर नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी बहन बहुत ज़िद्दी है और अड़ियल किस्म की है, अपनी मर्ज़ी की मालिक है। उसके नज़दीक किसी की अहमियत है ही नहीं, किसी की बात को कुछ समझती ही नहीं। खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से अपने घर चली गई और उसने तुम्हें नहीं बताया। कहने लगा, नहीं, मुझे भी नहीं बताया। अभी उसका फ़ोन आया है। आलिम भाई, घर में पता नहीं शायद चोर घुस आया है। वह रोए जा रही है, स्टोर रूम में खुद को बंद कर चुकी है। प्लीज़ खुदा के लिए उसके पास चले जाएं, उसे लेकर आएं। मैंने कहा, रात के 3 बज रहे हैं यार। कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा, ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं उसे ले आता हूँ, देखता हूँ कौन से चोर हैं, लेकिन एक अकेली लड़की को यूँ रहना मुनासिब तो नहीं है। वो कहने लगा, मैं उसे बहुत डांटूंगा, आपसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन उस वक्त उसे आप ले आएँ। मैंने कहा, ओके, तुम परेशान ना हो, उसे कहना कि जहाँ बैठी है खामोशी से बैठ जाएं, मैं अपने गार्ड्स के साथ ले जाता हूँ। अगर घर पर कोई हुआ भी तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
राबेल कैसी है? कहने लगा ठीक है, बस आप प्लीज़ यमनी के पास जाएं। मैं उठकर बाहर आया, अपने मोबाइल से उन लोगों को कॉल की, जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे जाना है कहीं। कहने लगा सर बस 5 मिनट। मैंने कहा ओके, 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट होना चाहिए। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद किया। अपने बालों को बस अपनी उंगलियों से दुरुस्त किया था। उसी नाइट सूट में मैं बाहर आया था। गार्ड्स और चौकीदार अलर्ट खड़े थे। मैंने कहा 2 गार्ड्स अपने साथ चलने का इशारा किया। थोड़ा अगर गाड़ी निकाल चुका था और गार्ड्स की गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे थी। 15 मिनट के अंदर मैं यूसुफ के घर पर मौजूद था। सन्नाटे का राज था, मेरे हॉर्न पर कोई भी नहीं आया। मैं जानता था कि कोई नहीं आएगा। डराने वाले ने चौकीदार को भी डराया था और वो घर छोड़कर भी भाग गया था। इस वक्त यमनी घर में अकेली थी। मैंने अपने गार्ड से कहा कि दीवार कूद के दरवाज़ा खोलो। उसने जल्दी से दीवार कूद दिया और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा घर को अच्छे तरीके से चेक करो, कोई है तो नहीं। जानता था कोई नहीं है। फिर मैं घर के अंदर आ गया। इधर उधर देखने लगा कि स्टोर है कहाँ। हॉल में कुछ सीढ़ियाँ नीचे की जानिब जा रही थी, शायद बेसमेंट में था। मैं वह सीढ़ियाँ उतरा, देखा तो दरवाज़ा बंद था। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वह सिसकियाँ भी बंद हो गईं। मैंने कहा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं जानता था कि खौफ के मारे वो किस कदर डरी सहमी बैठी होगी और मेरी आवाज़ उसे ज़िंदगी की नवें सुनाएगी। चंद सेकंड में दरवाज़ा खुला था। खुले हुए बाल, डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा, आंखों में फैला हुआ काजल, अभी भी आंसू उसके गालों पर थे। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता मेरे साथ लिपटी थी और मुझे 440 वाट का करंट लगा था। शुक्र है आप आ गए, वरना वो लोग मुझे मार डालते। वह रोए जा रही थी और मैं अपनी जगह फ्रीज होकर रह गया था। जिस कदर वो मुझे अपने हाथ भेज चुकी थी, उसकी दिल की दौड़ती भागती धड़कनें मैं अपने दिल में सुन रहा था। अपने हवास पहली बार मैंने खोए थे। उसके बदन से उठने वाले कुलून की खुशबू वक्ती तौर पर मुझे हर चीज़ से बेगाना कर चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ उसके। आगे की कहानी अगली वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।